नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। आज देश में एक ऐसी बहस छिड़ी है जिसने अदालत से लेकर सड़क तक हर जगह विपक्ष को बेनकाब सा कर दिया है। मुद्दा है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी वोटर लिस्ट की सफाई। आसान शब्दों में पारदर्शिता और शुद्धता की प्रक्रिया, लेकिन इस बेहद जरूरी और संवेदनशील प्रक्रिया के खिलाफ सबसे आगे खड़े हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल। जी हां, ये वही कपिल सिब्बल है जिनका इतिहास बताता है कि जहां मामला विवादित हो, जहां तथ्य कम हो, जहां एजेंडा ज्यादा हो, वहां सिब्बल की दलीलें जरूर मिल जाती हैं। अब याद कीजिए, राम जन्मभूमि से लेकर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ट्रिपल तलाक से लेकर आर्टिकल 370, कुल मिलाकर विवाद धार्मिक हो या फिर विवाद संवैधानिक हो, हर जगह कपिल सिब्बल, जो मेरे बगल में आपको दिख रहे हैं, ये दिख जाएंगे। विवाद में अभियुक्तों की तरफ से ये पैरवी करते आपको खड़े मिलेंगे। सीधे शब्दों में अगर कहें तो सिब्बल हमेशा उस पक्ष की तरफ नजर आए जो भारत की मुख्य धारा की भावना के खिलाफ खड़ा था, और अब वही सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ दलीलें दे रहे हैं। हालांकि एसआईआर को लेकर कल हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सिब्बल की दलीलों को नकार दिया सिरे से। दरअसल एसआईआर को लेकर सिब्बल ने सर्वोच्च अदालत से कहा कि अगर मेरे पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो, ये सवाल उन्होंने पूछा। सिब्बल के सवाल पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जिस अंदाज में जवाब दिया, वो सिर्फ सिब्बल के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जो वोटर लिस्ट की सफाई को रोकने की चाहत रखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने सिब्बल को साफ साफ कह दिया, बहुत लाउड एंड क्लियर, कि अगर 2003 में आपके पिता का नाम लिस्ट में नहीं था और आपने ध्यान उसके बावजूद नहीं दिया तो माफ कीजिएगा, आपने अवसर खो दिया। और सबसे बड़ा बिंदु, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वो सिर्फ लाभार्थियों की पहचान जैसा है। यानी देश की सर्वोच्च अदालत सीधा कह रही है कि मतदाता सूची की शुद्धता बहुत जरूरी है और एसआईआर एक वैधानिक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग के अधिकार पूरी तरह सही हैं। हालांकि देश की सर्वोच्च अदालत के इतनी स्पष्ट टिप्पणी के बाद भी विपक्ष इसे भव्यता का भ्रम बता रहा है। कांग्रेस इसे अधिकारों का हनन कई मोर्चों पर बताती चली आई। कपिल सिब्बल इसे गैर कानूनी कहकर रोकने की कोशिश करते हैं। अब जब इतना सब हो रहा है तो भैया सवाल तो उठता है। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, उन सवालों की तरफ हम बढ़ेंगे। भाई, विपक्ष को डर है कि एसआईआर से फर्जी वोटर हट जाएंगे और यही इनका आधार है क्या? विपक्ष को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकने का कोई खतरा मंडराने लगा एसआईआर के बाद? क्या चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता विपक्ष को मंजूर नहीं? अगर नहीं है तो बता दो भाई। अगला सवाल, कपिल सिब्बल राजनीतिक सेवक बनकर कोर्ट में क्यों खड़े हो जाते हैं हर बार? देखिए, वोटर लिस्ट देश के लोकतंत्र की रीढ़ है, लेकिन जब इस रीढ़ को मजबूत करने की प्रक्रिया चल रही हो ना, तो विपक्ष सबसे ज्यादा बेचैन दिख रहा है। आखिर क्यों? यह सवाल आज देश पूछ रहा है और आज इन सवालों का जवाब तो चाहिए। यह मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। कपिल सिब्बल की मुख्य दलीलें क्या हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। साथ में हम ये भी बताएंगे आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ही कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने क्या फटकार लगाई सवाल पर, क्या उन्होंने दलील जो कपिल सिब्बल ने दी उस पर उनकी क्या टिप्पणी रही, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, ताकि अगर आपके मन में भी कोई दुविधा हो, इस विषय के बारे में आप जानना चाहते हो, एसआईआर क्या है, सुप्रीम कोर्ट में कौन मामला लेकर गया, कौन वकील है, चीफ जस्टिस ने क्या कहा, वो सब कुछ शीशे की तरह साफ आपको आज हम समझा रहे हैं। आप समझ लीजिए एसआईआर क्या है, क्यों जरूरी है ये, और ये किन किन राज्यों में अभी हो रहा है, और इसको लेकर किन राज्यों में सबसे ज्यादा बौखलाहट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर दिख रही है, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या तमिलनाडु हो, क्योंकि याचिकाएं लगातार यहां से आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुनवाइयों का दौर भी चल रहा है। और जब सुनवाई चल रही है तो सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी देश की सर्वोच्च अदालत क्या कह रही है, उनका क्या टेक है, विशेष तौर पर चुनाव आयोग के अधिकार की बात हो या
मतदाताओं के अधिकार की बात हो या इस वोटर लिस्ट की सफाई से जुड़े तमाम सवाल हो या फिर विपक्ष के तर्क कुतर्क, उन सभी की आज हम यहां चर्चा करेंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको तमाम जानकारियां हम दिखाते रहेंगे, क्योंकि एसआईआर पर कपिल सिब्बल का खेल, विपक्ष का एजेंडा फेल, ये विषय हमने रखा। हम ये क्यों कह रहे हैं ये भी आपको आज हम बताएंगे। बिना किसी देरी के अपने पैनलिस्ट से आपका परिचय करा देते हैं, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। खेमचंद शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। मुन्ना हबीब खान का इंतजार है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे बातचीत आज बेहद अहम रहने वाली है। साथ में मनमुकुल त्रिपाठी जी दिख रहे हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। त्रिपाठी जी आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए सर आपका आभार। तनुज दीक्षित जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। तनुज जी आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए आप तीनों का बहुत आभार। चर्चा की शुरुआत में बिना किसी देरी के त्रिपाठी जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है और आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। सर, किस प्रकार से देखा जाए विपक्ष की दलीलों को, समझाइए आप। न्यायिक दृष्टि से विपक्ष की दलीलें, कपिल सिब्बल साहब की दलीलें कहां टिकती हैं? देखिए, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि कपिल सिब्बल एक वरिष्ठ अधिवक्ता है और उनकी एक स्टैंडिंग है, लेकिन वो अपने कृत्यों से अपने आप को बदनाम करते जा रहे हैं। देखिए, जो चुनाव आयोग है उसको संवैधानिक अधिकार है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी उसको पावर दी गई है। अगर ये पढ़ना चाहें, मैं अगर सुन रहे हो कपिल सिब्बल जी, तो मैं उन्हीं के संज्ञान में लाना चाहूंगा जो धारा 21(3) है, जन प्रतिनिधित्व, हिंदी में पढ़ रहा हूं मैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का। वो चुनाव आयोग को विशेष पावर देता है कि वो इंसेंटिव रिवीजन करे। और आपको ये पहली बार नहीं हो रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है, 9वीं बार हो रहा है। 1950 से अब तक 9 बार, मतलब ये 9वीं बार है, तो 8 बार हो चुका है जी। शायद हम सभी जितने हुए जानते होंगे कि 2003-2004 में भी एसआईआर हुआ। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं संविधान के 324 आर्टिकल को पढ़ते हैं तो वो भी चुनाव आयोग को पावर देता है, शक्ति देता है। अगर चुनाव आयोग अपने शक्तियों का सदुपयोग कर रहा है जी, तो पहले हम कानून की बात करें। तो इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उसके अधिकारों के रोकने के लिए ये प्रयास क्यों किया जा रहा है। अब क्यों किया जा रहा है, इसका उत्तर आपको मिलेगा। इसका उत्तर ये मिलेगा कि भारत में, अभी आपको याद हो, त्रिपाठी जी प्लीज एक बार आप बने रहिएगा, एक बार बाकी जो हमारे पैनलिस्ट है एक बार उनकी ओपनिंग प्रतिक्रिया हम जान लें, उसके बाद में सर इस पर और हम डीपली चर्चा करेंगे। समय अभी हमारे पास रहेगा और आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उस टिप्पणी को भी आप ब्रीफ कर पाएंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि आपने अवसर खो दिया। अब उनके इस कहने का क्या मतलब था कपिल सिब्बल जी को, जो उन्होंने उनकी दलील सुनकर जो टिप्पणी की, ये भी आप बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे, इसलिए आपका रहना बहुत महत्वपूर्ण। सर बने रहिएगा आप। खेमचंद शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, और मुन्ना हबीब खान भी हमारे साथ जुड़ गए। सर आपका भी स्वागत है, समय देने के लिए आपका भी आभार, आप जुड़े अभी। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, बिना किसी देरी के अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा कि वोटर लिस्ट की शुद्धता अनिवार्य है, इसकी सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन एसआईआर जैसी कानूनी प्रक्रिया का जिसका अधिकार है चुनाव आयोग को, उस प्रक्रिया का विरोध इस पैमाने पर क्यों हो रहा है, मैं आपसे समझना चाहूंगा। और दूसरी चीज है, कपिल सिब्बल साहब जो दलीलें दे रहे हैं उसको आप लोग किस प्रकार से देख रहे हैं? खेमचंद शर्मा जी नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। नमस्कार जी। देखिए, पूरा देश मानता है कि एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल सही है, जरूरी है। जो इलीगल वोटर हैं, जो देश के नागरिक नहीं हैं, जो देश के रिसोर्सेज पे गुट्ठी मार के बैठे हुए हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनका सफाया बहुत जरूरी है। वही लोग जो इलीगल माइग्रेंट्स के बेस पे, इलीगल वोटर्स के बेस पे राजनीति करते हैं, अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनको दर्द हो रहा है, वो कोर्ट जा रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये प्रक्रिया जरूरी है। और आधार कोई नागरिकता का सबूत नहीं है, कोई एक यूनिक आइडेंटिटी है जिसको आप कई जगह अटैच करते हो ताकि पहचान लगे कि आप एक व्यक्ति हो। मल्टीपल आइडेंटिटी आपकी नहीं है, मतलब एक आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करने के लिए, नागरिकता का नहीं है। नागरिकता के लिए और भी चीजें और प्रोसीजर हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने जब स्पष्ट कर दिया है तो मैं तो समझता हूँ कम से कम अब विपक्ष के नेता जो गंदी राजनीति कर रहे हैं उसे रोकेंगे, लोगों को भ्रम फैलाने से रोकेंगे
कांग्रेस और अन्य जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने एक तरीके से सुपारी ले रखी है कि लोगों को वर्ग लाना है, झूठ बोलना है, बहकाना है, और उसी के कारण उनको ठीक है, मुक्ति खेमचंद जी खानी बने पड़ेगी। रहिएगा। एक बार मुक्ति खानी फटाफट मैं पड़ेगी। ओपनिंग रिमार्क लूंगा पहले, उसके बाद में इस पर और डीपली चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुन्ना हबीब खान जी भी जुड़े हुए हैं। मुन्ना हबीब खान जी, अगर वोटर लिस्ट से फर्जी मतदाता हटते हैं, डुप्लीकेसी हटती है, अब इन सब के बाद नागरिकता की किसी की पुष्टि होती है, इस पारदर्शिता से कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष के किसी भी दल को दिक्कत क्या? आशीष जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपकी टीम का धन्यवाद, पैनल में बैठे सभी मित्र का धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद जी। देखिए आशीष जी, दिक्कत किसी दल को नहीं है, दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता से, भारतीय जनता पार्टी के सोच से है। जिस एसआईआर की बात आज हो रही है और हर गली चौक चौराहे मोहल्ले कस्बे से ये आवाजें आ रही है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं 20 साल पूर्व आपको ले जाना चाहूंगा, 20-22 साल पहले 2002 में जब एसआईआर हुई थी तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में यह काम हुआ था। किसी भी दल के एक नेता ने, कोई भी एक व्यक्ति भारत के अंदर कोई भी एक शब्द नहीं कहा कि हमारे साथ जायज हो रहा है या नाजायज हो रहा है, किसी ने। बिल्कुल इस प्रक्रिया को ईमानदारी के साथ इन्होंने करने का काम किया और बहुत बखूबी, बहुत अच्छे से हुआ। लेकिन मैं आज पूछना चाह रहा हूं, आज इसी प्रक्रिया के ऊपर हजारों सवाल क्यों है। कपिल सिब्बल जी ने दलील दी, कोई वो कांग्रेस के नेता तो नहीं है। अभी कई लोगों ने दलील दी, वो उसके नेता कांग्रेस के नेता तो नहीं, विपक्ष के नेता तो नहीं है। जिस तरीके से लेखपाल की आत्महत्या बढ़ गई और प्रेशर से उनके हार्ट अटैक हो रहे, और लेखपाल डायरेक्ट गृह मंत्रालय से, गृह मंत्री से कांटेक्ट है, और इनके जो बिचौलिए दलाल हैं जिसके द्वारा एसआईआर के बीच में भारतीय जनता पार्टी का एक दलाल है, वो ठीक है। मुन्ना हबीब खान प्लीज बने रहिएगा, ओपनिंग प्रतिक्रिया एडवोकेट तनु दीक्षित जी की भी हो जाए। आप बने रहिएगा, आप बने रहिएगा। इलेक्शन कमीशन का ओके, गॉट इट। मुन्ना हबीब खान जी, मैं समझ गया, इसके बाद हम और डीपली चर्चा करेंगे, तब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। कई सवाल मैं अभी आपसे और पूछूंगा, तो प्लीज बने रहिएगा। एडवोकेट तनु दीक्षित जी है, बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनु जी, आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया का जो विरोध हो रहा है, उसे आप किस प्रकार से समाहित करेंगे? और क्यों ना कहा जाए कि कपिल सिब्बल राजनीतिक सेवक बनकर कोर्ट में खड़े थे, क्योंकि जो टिप्पणी की गई है सीजेआई के द्वारा वो बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, निश्चित रूप से आशीष जी, जो मामला सामने में देखा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो टिप्पणी, वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब एसआईआर जैसी प्रक्रिया को रोकने में उन्होंने बिल्कुल भी उसे मान्यता नहीं दी, और उन्होंने कहा इस तरह की प्रक्रिया बेहद जरूरी भी है और रोकना नामुमकिन है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अब इस पिटीशन का जो है पूर्ण तरीके से एक वो उन्होंने प्रतिक्रिया दी। साथ ही साथ देखिए, अगर हम एसआईआर की बात करें, जो सबसे बड़ी दुविधा इसके अंदर जिस पे चर्चा हो रही थी कि 2003 की वोटर लिस्ट, जो एसआईआर हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसके आधार पर आज के देख रहे हैं। देखिए, कहीं सारे, अगर हम बात करें जेन जी, अगर हम बात करेंगे तो कहीं सारी जेन जी जो है या मिलेनियल्स है, उनका 90 के बाद में जो हम कहेंगे जिनका वोटर आईडी कार्ड बना है, 95 के बाद बना है, 98 में के बाद बना है, तो 97 के बाद बना है, तो ऐसे कई सारे वोटर आईडी कार्ड्स जिनका पुराने दस्तावेज अगर किसी के पेरेंट्स के नहीं मिल रहे, उनके पेरेंट्स के भी, क्योंकि देखिए आपको ध्यान होगा ऐसा काफी बार, क्योंकि एसआईआर काफी बार हुई है, तो वो एक समस्या जरूर प्रैक्टिकली देखने को मिल रही है। लेकिन शायद उसके लिए भी ऐसा है कि एसआईआर फॉर्म आप भर करके सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपके पास में अपना और अन्य डॉक्यूमेंट्स लगा करके और उस वोटर आईडी को वैलिड कराने का एक आपके पास में अवधि रहेगी। जी ठीक है, लेकिन तो बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक मैं आपसे एक छोटी सी टिप्पणी और चाहूंगा, उसके बाद में फिर मैं त्रिपाठी जी की तरफ बढ़ूंगा। आपको नहीं लग रहा है क्या कि विपक्ष को अपना राजनीतिक जमीन जो होती है वो खिसकने का डर सता रहा है, विशेष तौर पर बंगाल के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध वहां हो रहा है, उसके बाद तमिलनाडु में। देखिए, एसआईआर जैसी प्रक्रिया बिल्कुल बेहद जरूरी है जब बात होती है घुसपैठियों की, बात होती है इस तरीके की। देखिए क्या होता है, एक्चुअल कौन वोटर्स हैं, किनके आधार पर अभी तक वोटिंग
किन राज्यों में हो रही हैं, ये सब पता करने के लिए एसआईआर जैसे प्रावधान है। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के एडवोकेट्स के द्वारा, पार्टी फेवर करने वाले एडवोकेट्स के द्वारा जो पिटिशंस दायर की जा रही है, उससे यही दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं इसका विरोध के तरफ बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट में नहीं। ठीक है, प्लीज आप बने रहेगा, अभी और बातचीत होगी। त्रिपाठी जी की तरफ मैं बढ़ूंगा, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और सर काफी विस्तार से इसको बता भी रहे थे। त्रिपाठी जी, एसआईआर जो प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग का अधिकार है भाई, ये बहुत लाउड एंड क्लियर है, ये सबको पता है, वो अपने अधिकारों के तहत ये एसआईआर करवा रहे हैं। अब इसे गैर कानूनी कैसे बताया जा सकता है और क्यों साबित करने की कोशिश हो रही है? ये कोई एक राजनीतिक शोर है या कोई कानूनी आधार भी इसका है, ये भी बता दीजिएगा। साथ साथ में सर, ये जो टिप्पणी की है सीजेआई ने, सूर्यकांत जी ने, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कपिल सिब्बल को माफ कीजिएगा आपने अवसर खो दिया है अगर 2003 वाली सूची में पिताजी का नाम नहीं है तो? त्रिपाठी जी देखिए, सबसे पहले मैं अपनी पहले वाली बात को ही आगे लेके जाऊंगा। पहली बात तो गैर कानूनी तो है ही नहीं, क्योंकि कानून संगत है, और ये एसआईआर उनका अधिकार है। अब क्यों हो रहा है, मैं उसी पर आया था तो आपने आगे बढ़ गए। क्यों हो रहा है, आपको मैं 2021 में जो सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट है उस पर ले जाना चाहूंगा। सीएजी ने कहा कि जो आधार कार्ड हैं, बहुत सारे आधार कार्ड, मैक्सिमम आधार कार्ड, मतलब बहुत सारे, लगभग 20% के करीब आधार कार्ड वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड नहीं है। इसलिए आधार कार्ड को सरकार ने निर्णय लिया कि वो नागरिकता का प्रमाण पत्र न माना जाए, क्योंकि आधार कार्ड जो बने वो पूर्ण रूप से डॉक्यूमेंटेशन के तहत नहीं बनता है। इसलिए आधार कार्ड को प्राथमिक बनाना उन्होंने नहीं माना। अब दूसरी बात, ये शोर क्यों मचा रहे हैं? आपने सुना होगा एक कि चोर मचाए शोर। चोर मचाए शोर यानी जिनके मन में कोई खोट है, जो इसको गलत तरीके से ले जाना चाहते हैं, जो इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, जो घुसपैठियों को बैठाकर अपना वोट बैंक बना रहे हैं, उन्हीं को प्रॉब्लम है। अभी हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि 2003 में, हालांकि वो 2003-2004 है, जब एसआईआर हुई तो बीजेपी, मैं किसी पार्टी से नहीं संबंधित हूँ इसलिए पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने बीजेपी का नाम लिया कि बीजेपी ने शोर नहीं मचाया, क्योंकि बीजेपी की पेट में दर्द इसलिए नहीं हुआ कि बीजेपी को उससे प्रभाव नहीं हो रहा था। उसमें केवल भारत सरकार के जो रियल वोटर थे, जो भारत सरकार के, भारत क्षेत्र के जो नागरिक थे, उन्हीं का नाम आ रहा था। अब क्या हो रहा है? आ रहा हूं, हबीब खान जी आ रहा हूं। एक मिनट प्लीज, लेट मी फिनिश इट। पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट देखिए, बॉर्डर पर भीड़ लगी है, लोग भाग रहे हैं। अभी मैं कल, मेरे एक अधिवक्ता मित्र आए थे, लखनऊ से कई झुग्गी बस्ती खाली है। कहां गए भाई? क्योंकि एसआईआर का डर, क्योंकि एसआईआर में उनको जो आवश्यक दस्तावेज ये तो देखिए सर, ये तमाम जनता को पता है, दर्शकों को पता है कि घबराहट में भाग रहे हैं और वो तस्वीरें हम खबरें दिखा रहे हैं। मेरा एक आपसे संबंधित सवाल है सर, इसका जवाब दीजिए दर्शकों को। क्या इस विरोध का जो हो रहा है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा या तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा या कांग्रेस के नेता वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जी के द्वारा, इसका कोई कानूनी आधार है या कानूनी आधार नहीं है इस विरोध का? ये बता दीजिए ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। कानूनी आधार नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक, मैंने शुरू में बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और भारत का संविधान दोनों उनको एम्पावर करता है और उनको उनका ये संवैधानिक अधिकार है। ठीक, और ये उनका जब वो समझे, जब उनको लगे तो कारण सही तो ऐसा ही कर सकते हैं। मुन्ना हबीब खान हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो हैंड रेस कर रहे हैं, उंगली उठा रहे, कुछ बोलना चाह रहे हैं। हबीब खान जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, लेकिन आपने शुरुआत में कहा, आपसे जब बातचीत हो रही थी ओपनिंग रिमार्क के दौरान, कि कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता नहीं है। कपिल सिब्बल जितनी बार भी राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, जितनी बार भी केंद्रीय मंत्री रहे, वो किसकी सरकार में रहे, किसकी पार्टी से वो लोकसभा लड़े, किस पार्टी से वो राज्यसभा लड़े, ये भी बता दीजिएगा दर्शकों को आज अपनी बात रखते हुए। हबीब खान जी। नहीं, पहले मैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, अधिवक्ता, हमारे मित्र अधिवक्ता त्रिपाठी जी से कहना चाह रहा हूँ कि लाइफ में इन्होंने कोई केस जीता भी है, नहीं जीता है। हमारे पॉइंट को ही पलट दिया इन्होंने। हमने ये कहा कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और एसआईआर हुआ, बहुत शांतिपूर्वक हुआ। इन्होंने कहा कि बीजेपी क्यों हल्ला उठाएगी? अरे बीजेपी ने ही करवाया था, लेकिन उसमें पारदर्शिता थी, विश्वसनीयता तौर पे
वो कार्य हुए। तो अभी पारदर्शिता, विश्वसनीयता नहीं है, इसका दावा किस आधार पर आप कर रहे हैं हबीब खान जी? मैं कह रहा हूँ हाँ। बार बार जिस घुसपैठिये की बात हो रही है, बिहार हाँ। चुनाव समाप्त होने के बाद भी हाँ, शहंशाह का जो नौकर चुनाव आयोग है, उन्होंने अब तक ये नहीं कहा कितने घुसपैठिये मिले। 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, उसमें लगभग 12 लाख लोग जो जीवित थे, उसका बाद में दोबारा से उनका नाम जोड़ा गया। पहले तो वो नाम ही काट दिए थे। तो ये देश में क्या चल रहा है? कोई नहीं, लोग कहते हैं कि आप बीजेपी के लोगों की ये पक्ष जो में नहीं, दलीलें हैं, लेकिन इन दलीलों को देश की सर्वोच्च अदालत सिरे से खारिज क्यों कर रही है, ये भी बता दीजिए जरा। नकार दे रहे हैं, नकार, इसको बता रहे, नकार दिया आपकी तमाम दलीलों को, वो कर रही है सुप्रीम कोर्ट। आशीष जी सुनो तो सही, हाँ। ये तो सही। सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा। हाँ, वो तो बोला ही था आपको। तुम्हारा, हाँ। सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। मैंने पहले भी डिबेट में कहा कि एक बार सरकार बदल देने दीजिए, बदल जाने दीजिए। 90% लोगों को अगर जेल नहीं जाना पड़ा। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी धमकी दे दी है मुन्ना हबीब खान जी ने, इन्होंने धमकी दे दी है कि सरकार बदली तो 90% लोग जेल जाएंगे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर लिया। आप सोचिए, देश की सर्वोच्च अदालत, अब उससे ऊपर क्या, उनको भी इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। इशारों में इन्होंने जो कहा आप समझ गए होंगे, इस पर जवाब दे दीजिए खेमचंद शर्मा जी, फिर मैं आ रहा हूं तनुज जी। देखिए जेल जाने की लाइन में कौन है, सब जानते हैं। किस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आज जमानत पे है, सीरियस फ्रॉड में, सीरियस फाइनेंशियल एलिगेशंस में, सीरियस फाइनल केसेस में, तो हम सब जानते हैं कौन जेल जाने वाला है, कौन जेल जाने की लाइन में है। मुन्ना भाई जो तुम्हारे पास मैंने बड़ी शालीनता से आपको सुना है, सबूत है तो आप उसको जेल में डालिए। मुन्ना हबीब खान जी, एक मिनट, मुन्ना हबीब खान जी, ये जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से आप लोग बहुत बेचैन दिखाई दे रहे हैं। अब हम जब उस पर चर्चा कर रहे हैं तो आप सामने वाले को बोलने तक नहीं दे रहे, इसमें भी आप बेचैनी दिखा रहे हैं। ये हड़बड़ाहट, ये फड़फड़ाहट क्यों? खेमचंद जी अपनी बात पूरी कर लेंगे। मुन्ना जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप गलत बात ही बोल रहे थे। हाँ। अब रही बात, अब कपिल सिब्बल जी की बात करते हैं तो ये अभी कह रहे थे कि कपिल सिब्बल जी क्या विपक्ष के नेता है? किसके नेता है वो? किस पार्टी के सपोर्ट से वो इस समय एमपी हैं? वो समाजवादी पार्टी की सपोर्ट से एमपी हैं, और पहले आपके एमपी रहे लंबे समय तक, पूरा जीवन उन्होंने कांग्रेस में निकाल दिया। ये सब चीज दिखाती है कि जब कोर्ट से फटकार मिलती है तो चलो हाथ धो लो, हाथ छोड़ दो, छिटक दो, कह दो जी नहीं ये तो हमारे नेता नहीं है। लेकिन फिर राहुल गांधी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्यों कह रहे थे कि आधार को कंपलसरी मानो? क्योंकि कोर्ट ने माना कि आधार इसलिए कंपलसरी नहीं हो सकता कि इसका पर्पज ही वो नहीं था आधार का क्रिएट करने का, कि नागरिकता है। नागरिकता एक अलग चीज है, आधार अलग चीज है। लेकिन आप आधार को नागरिकता में कन्वर्ट कराने में तुले हुए थे ताकि इलीगल लोग जो इधर उधर की चीजें करके जिन्होंने आधार कार्ड बनवा लिए वो भी नागरिक साबित हो जाएं। इस पर भी तो कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया ना खेमचंद जी कि भाई आधार कार्ड तो नागरिकता हो ही नहीं सकती, वो तो सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे इसलिए आधार कार्ड दिया गया था। बिल्कुल आशीष भाई यही बता रहा हूँ कि कोर्ट ने इसीलिए स्पष्ट किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी क्यों उसको तुले हुए थे कि आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत मान लिया जाए? क्योंकि उनकी इंटेंशन ये थी कि जो यहाँ इलीगल करोड़ों की संख्या में लोग रह रहे हैं, जिनकी तुष्टिकरण की राजनीति करके वो राजनीति करते रहे, डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है उनके अलावा उनको कोई और वोट देने वाला नहीं है, इसीलिए वो उनको बचाने का, उनको कवर फायर देने का काम कर रहे थे। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। मैं सम्मानता हूँ एसआईआर से जो हमारा वोटर लिस्ट है वो क्लीन होगी, नीट होगी, सात्विक होगी, और उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को हिस्सेदारी मिलेगी, और भारतीयों में सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को भागीदारी मिलेगी। जो इलीगल है उसको भागीदारी नहीं मिलेगी। ठीक, ओके, मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं वो यही कि अगर इसकी सफाई हो गई मतदाता सूची की, तो ये जो सेटिंग वाली पॉलिटिक्स थी, वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स थी, जिनके आधार पर तमाम दल जीतते चले आए हैं, उनके लिए दिक्कतें होंगी, इसलिए उनकी बेचैनी वाजिब है। ठीक है, आप बने रहेगा। मैं तनुज जी से सवाल लेना चाह रहा था। तनुज, उससे पहले त्रिपाठी जी हैंड रेज कर रहे हैं। त्रिपाठी जी अपनी बात रख लीजिए, लेकिन संक्षेप में रखिएगा, तनुज जी से भी बातचीत जरूरी है। त्रिपाठी जी देखिए, अभी हबीब जी ने एक तो कहा कि मैंने कोई केस जीता या नहीं, पर्सनल अटैक किया, कर उसको मैं छोड़ता हूँ, इन लोगों की मानसिकता है। दूसरी बात, इन्होंने थ्रेट किया है कि 90% मतलब वो जजेज भी जो संवैधानिक अधिकारों के तहत अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं और वो सब जेल जाएंगे। तो ये इनकी मानसिकता रही है। आपको पता होगा इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने एक किया है। उसने क्या किया था कि सभी जो जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स थे सारे सस्पेंड कर दिए थे, और बहुत सारे लोगों को जेल में मरवा के उसने करियर में कर सकते हैं, लेकिन आने वाले नहीं है, इनका दी स्वप्न है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कितने घुसपैठिए ईसीएस ने नहीं बताया। इनकी जानकारी के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने ओपन कहा
कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई तो आए जिसका नाम कट गया हो, जो लीगली, जो वैध हो, वैधानिक हो, जो पात्रता रखता हो, वो आए हमारे सामने। कोई नहीं आया, एक भी नहीं आया। तो वो भी तो नहीं आए, तो ये चिल्ला रहे हैं कि नाम काट दिया। अरे भाई, नाम किसी का नहीं कटा। त्रिपाठी जी, वाला मामला हबीब खान तो ये भी कह रहे थे कि त्राहिमाम मचा हुआ है एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हर तरफ। एक भी नहीं आया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति भी नहीं आया जिसने जो बताया कि मेरा नाम कट गया। एक महिला को लेकर आए थे, आपको याद होगा, आप लोगों ने मीडिया में दिखाया भी। हाँ, बिल्कुल। महिला ने बाद में बताया कि मुझे पैसा देकर बरगला करके इन लोगों ने, विशेषकर राहुल गांधी ने, he should have been sent to the jail and he should have been prosecuted. ये काम बीजेपी का है। What BJP is doing? What BJP is doing? ये Why काम not बीजेपी sending का है। this man? अब देखो, इस आदमी को कहिए शांत रहे, बीच में कल हबीब खान जी, ये काम बखूबी बहुत अच्छे से करते हैं। मुन्ना हबीब खान ऐसे जी, एक तो जाहिलों को आप बंद कीजिए। ना, एक मिनट त्रिपाठी जी, एक तो आप व्यक्तिगत टिप्पणियां बहुत करते हैं सर। आप जब बोलते हैं तो कोई पैनलिस्ट नहीं बोलता है। आपने सुना होगा ना, खेमचंद जी बोले, ना त्रिपाठी जी बोले, ना दीक्षित जी बोले। आप सब में जो है इंटरप्शन कर रहे हैं, सब कोई ना कोई कुछ बोल रहा है, आप बीच में टिप्पणी कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है सर, धैर्यता पूर्वक सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा, आपको जो बोलना है आप बोलिएगा। त्रिपाठी जी जल्दी से समाहित कीजिए। तो आशीष जी, एक तो ये मैं रिकॉर्ड पे ले रहा हूँ कि 90% लोग जेल जाएंगे, एक थ्रेट है। और आई विल सीक, इस व्यक्ति के खिलाफ मैं देखूंगा, इसने तो मुझे भी पर्सनल कमेंट किया है, लेकिन ये इमरजेंसी लगाकर जेल भेज सकते हैं अगर आएंगे तो, दो दिवस अपना है। दैट्स इट। कोई बात नहीं, एफआईआर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो उन्होंने कह दिया है, आपने उनको पर्सनल अटैक किया, वो अपना जो भी देखना होगा देखेंगे। मैं तनुज दीक्षित जी की प्रतिक्रिया लूंगा कपिल सिब्बल को लेकर, क्योंकि हबीब खान जी ने कहा कि भाई वो जो हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े नहीं हैं। अब राम जन्मभूमि से लेकर 2G घोटाला, ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, तमाम जगहों पर कपिल सिब्बल नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? तनु जी, कपिल सिब्बल साहब बार बार एसआईआर को गैर कानूनी कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये कपिल सिब्बल जी का वही पैटर्न है जो 370 से लेकर राम मंदिर तक दिखाई दिया था? बेशक, देखिए, बतौर अभी जैसे हम सुन रहे हैं कि कपिल सिब्बल जी का कांग्रेस से संबंध को लेकर के भी बड़ा प्रश्न उठाया जा रहा है। ये ध्यान हो आशीष भाई कि कपिल सिब्बल जी एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की गवर्नमेंट में, और कई साल सांसद रहे हैं। हालांकि अभी भले ही समाजवादी पार्टी से में आए हों, शामिल हुए हों, लेकिन पूर्व में कांग्रेस की कई बड़े सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों में जीत और हार कपिल सिब्बल जी ने तय करी है। चाहे वो मामला सिर्फ आधार का कानून, सिर्फ अयोध्या राम मंदिर का हो, आधार कानून का हो, चाहे वो कई बार हमने देखा, चाहे अभी एसआईआर को लेकर के भी जो पिटीशन उन्होंने फाइल करी, तो निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से वे हमेशा अपनी कंटेस्ट, कांग्रेस का बचाव भी वो हमेशा संसद में और न्यायालयों में करते आए। निश्चित रूप से जिस तरीके से ये पिटीशन में आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा बात रखी गई है, उसमें बेहद स्पष्ट बताया गया है कि जो वे चाह रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया को रुकवाने का जो प्रयास करना चाह रहे हैं, वो संभव नहीं हो सकता है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले पे मोहर लगा दी है। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं फिर से आपको शामिल कर रहा हूं इस डिबेट में। सर, जो टिप्पणी सूर्यकांत जी ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने की कि अब आपने अवसर खो दिया है, इस टिप्पणी में क्या संदेश वो देने की कोशिश कर रहे थे, आप बेहतर तरीके से दर्शकों को बता पाएंगे। साथ साथ में कपिल सिब्बल जी से जुड़ा मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि वो भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप भी, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जब भी भारत हित बनाम राजनीति का विषय आता है, तो कपिल सिब्बल जी बतौर एक वरिष्ठ अधिवक्ता वो राजनीति की तरफ खड़े क्यों दिखाई देते हैं? देखिए, सबसे पहले आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर दूंगा जी। अगर आप कोई भी राष्ट्रद्रोह, धर्मद्रोह या भारत के ग्लोरी का द्रोह की बात करते हैं, तो उसमें कपिल सिब्बल और कांग्रेस खड़ी रहेगी। ये शुरू से रहा है, और इसके पीछे अगर कभी आप 1-2 घंटे का रखें, तो मैं चैलेंज करता हूं कि उस चीज को मैं साबित करूंगा और लोग आए सामने प्रमाण सहित। अब दूसरी बात कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये क्यों कहा कि अब आप अवसर खो चुके हैं। दरअसल माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगा होगा कि इनके पास कुछ चीजें हैं जो ये कहना चाहते हैं, लेकिन ये रहे सारा का सारा उदाहरण लेके गए बिहार का, जहां एसआईआर हो चुका है, और दूसरा गैर कानूनी का। तो एक तो गैर कानूनी नहीं है, दूसरा आप याद कीजिए, इसी सर्वोच्च न्यायालय ने कमेंट किया था कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आएगा, लेकिन कोई आया ही नहीं। मीनिंग देयर बाई
कि ये लोग जो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि बहुत सारे लोगों का नाम कट गया, बहुत सारे लोगों का नाम हटा दिया गया, वोटरों को डरा धमका रहे हैं, इस प्रकार की बातें में। हाँ, एक भी एविडेंस या इंसिडेंट कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए, क्योंकि इनके पास था ही नहीं। ये प्रलाप कर रहे थे। उसके बाद उस प्रलाप के अलावा ये क्या करने लगे? ये करने लगे कि ये असंवैधानिक है। अब अभिषेक मनु सिंघवी से बहस कर रहे थे कि ये ईसीएस का अधिकार ही नहीं है। अरे भाई, संविधान में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में दोनों जगह स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और आप लोग सीनियर एडवोकेट हैं, ड्यू रिस्पेक्ट, आपको थोड़ा सा पढ़कर आना चाहिए और लिखना चाहिए। इन्हीं चीजों को कंसीडर करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने ये कमेंट किया कि अब आप अवसर खो चुके हैं, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। ठीक, ओके। मुन्ना हबीब खान जी को मैं शामिल करूंगा। मुन्ना हबीब खान जी, मैं सीधा आपसे समझना चाहूंगा बतौर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आप कपिल सिब्बल जी को कांग्रेस नेता कभी वो रहे हैं, तमाम बार उन्होंने बड़े बड़े पदों को सुशोभित किया है, वो आपके सरकार के समय किया है, यूपीए के समय किया है, इस बात से बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बचने की कोशिश की बात नहीं। जब सवाल हुआ, आपने कहा कि आपके सांसद है, तभी मैंने कहा कि प्रेजेंट नहीं है, थे और मैंने नहीं कहा है सर, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैंने नहीं कहा कि हैं। मैंने आपसे कहा कि जब जब वो राज्यसभा, लोकसभा या के सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, किस दल से रहे हैं, वो नाम आप बता दीजिए दल का। मैंने ये कहा था सर, तो गलत कोट मत करिए हबीब खान जी। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस से थे और अभी कांग्रेस में नहीं है। थे और हैं में बहुत फर्क होता है। दूसरी बात मैं बता दूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ एसआईआर के दौरान कि 4 तारीख का ही टारगेट आखिर क्यों दिया गया? क्या देश में मध्यवर्ती चुनाव थोपा जा रहा है? क्या सरकार की ये मंशा है? इतनी जल्दबाजी क्यों है? लेखपाल हार्ट अटैक के द्वारा मारे जा रहे हैं, कोई फांसी लगा करके मर रहा है जिसकी एक दिन पहले शादी होनी हो थी। सकता है आपका, तो आखिर ये वजह क्या है? ये वजह आखिर क्या है? क्या देश मध्यवर्ती चुनाव की तरफ जा रहा है? क्या आप शाह और शहनशाह को डर लगने लगा है कि कुर्सी उसकी अब बचेगी नहीं, चुनाव करा लो और बहुमत में आ जाओ? ठीक है, इसके कई ऐसे कारण है जो सरकार पे सीधा सीधा ये सवाल खड़ा कर रहा देश की जनता कि सरकार को बताने चाहिए थी इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों है, आखिर वजह क्या है कि जो 4 दिसंबर का जो टारगेट दिया गया है, आखिर ऐसा क्यों है? दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, डायरेक्ट लेखपाल बिचौलियों के माध्यम से अमित शाह के कांटेक्ट में क्यों है? अगर एसआईआर चुनाव आयोग का प्रक्रिया है तो फिर उसके संपर्क में गृह मंत्रालय क्यों है? सवाल कई है। खेमचंद शर्मा जी जवाब दीजिए। आरोप बहुत लग रहे हैं, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, उन्होंने जितने आरोप लगाने थे सारे लगा दिए हैं, जवाब बहुत महत्वपूर्ण होगा। खेमचंद जी देखिए, अनर्गल बातें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी साफ कर दिया कि आने वाले समय में जिन जिन राज्यों में इलेक्शन होने, पर्टिकुलरली पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होना है, तमिलनाडु में इलेक्शन होना है, कुछ और स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्शन होना है, तो वहां पे प्रायोरिटी पे होएगा। और उसके अलावा और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे ये प्रक्रिया होगी। तो ये फेसेज में हो रही है, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में 4 दिसंबर को ही ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। ये बिल्कुल सफेद झूठ है। और मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, ये भी सफेद झूठ है। अभी सरकार स्टेबल है। नहीं, झूठ बोलने का काम तो बीजेपी का है, कांग्रेस पार्टी कभी झूठ बोलती नहीं। जनता का विश्वास हमारे साथ है। आपके चचा ने जो जिस तरीके से झूठ आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2014 से भी ज्यादा मजबूत है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा एमएलए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा शर्मदार को शर्म आती है और अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी को मध्यवर्ती चुनाव नहीं कराना, ये देश के युवा अलग बातें कर रहे हैं। देश के डरे हुए हैं क्योंकि जो देश के निवासी नहीं है, जो लीगल वर्कर्स हैं, जो देश को लूट रहे हैं, देश को परेशान कर रहे हैं, देश के रिसोर्सेज पे गुट्टी मार के बैठे हुए हैं, उनका सफाया होने वाला है। जब ऐसे लोगों का सफाया हो जाएगा तो कांग्रेस की राजनीति का भी सफाया हो जाएगा। चुनाव के मुद्दे को भटकाना, चुनाव के मुद्दे को हटाना, टीएमसी जैसी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। फिर वही पार्टियां पॉलिटिकल सिस्टम में रहेंगी जो देश की बात करेंगी, राष्ट्रप्रथम की बात करेंगी, जनता की बात करेंगी, सब समाज की बात करेंगे, सबका विकास की बात करेंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ एसआईआर से सबसे ज्यादा दर्द कांग्रेस को मुझे बस ठीक है। ओके, मैं समझ गया। अब
1 to 1 मुझे नहीं होने देना है। नहीं, ठीक है, इलीगल ओके। माइग्रेंट्स में दिखाई देता है। ठीक है, अब देश जो को illegal migrants कौन नहीं किस है, विषय पे उनके बरगला अलावा रहा है, इनको खेमचंद लगता ही नहीं है जी कि कोई और वोट मुन्ना हबीब करेगा। खान जी, मुझे कोई लगता है स्थिति बिहार देशवासी में बड़े लग गई। समझदार हैं, वो अब जानते ये सब समझते हैं। समझ के 20-25 नहीं नहीं पे आ गए। नहीं, SIR के में मुद्दे तकरीर पर में थे। देश की जनता को, मतदाताओं को कौन बरगला रहा है, वो सब कोई समझ रहा है। तो इसलिए इस पर जो है मुझे नहीं लगता ज़्यादा इस पर खींचने की आवश्यकता है। लेकिन त्रिपाठी जी, क्या मैं आपसे समझ सकता हूँ और आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि अब चीज़ें बहुत क्लियर हैं और ये तमाम नेता भी जान चुके होंगे अंदर से कि भाई SIR को हम रोक नहीं सकते, वो प्रक्रिया चल रही है और वो चलती रहेगी। अब विपक्ष, क्या ये माना जाए कि विपक्ष बिना किसी कानूनी आधार के कोई राजनीतिक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ रहा है? क्या ये घोषित कर दिया जाए, मान लिया जाए कोई राजनीतिक लड़ाई अंदर लड़ी जाए? ये तो मान्य है कि विपक्ष जो है एक ऐसा स्तर पटक रहा है जहां उसको कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि कानून संगत चीजें हो रही हैं। हाँ, इनके पास कुछ चीजें हो, जैसे अभी एक बात कही इन्होंने कि थोड़ा टाइम देना चाहिए, तो ये इस चीज को कहें, चुनाव आयोग के पास जाएं, ये कहें कि भाई उसमें थोड़ा सा जो 4 तारीख तक का समय है बढ़ा दीजिए। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के पास जाने का कोई वो नहीं, औचित्य नहीं बनता। ये समय सीमा के लिए कहें, समय सीमा बढ़ाएं। बाकी ये अनर्गल प्रलाप कि ये मर गए, वो मर गए, ये कट गए, वो कट गए, ये चीजें तो केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण इनको केवल और केवल हताशा मिलेगी, हार मिलेगी और ये अपना जो थोड़ा बहुत आधार बचा हुआ है वो भी खोते जा रहे हैं। विषय पर, मुद्दे पर ये लोग नहीं आ रहे हैं, क्यों मेरे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, आप बनी रहेगा हमारे साथ। तनुज हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित जी। तनुज, विपक्ष का ये दावा कि SIR की जो प्रक्रिया है वो चुनावी हेरफेर में औजार का काम करेगी, ये भी टिप्पणी जो है की जा रही है, इस पर अगर आप कुछ कह पाए 2 शब्द तो प्लीज। थोड़ी देर में क्या ये संभव मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई भी टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि वो संवैधानिक रूप से भी सही है। और क्योंकि देखिए, इस देश में चाहे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ये दोनों इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल गवर्नमेंट बॉडी है और ऐसे में इनका जो अपने आप में निर्णय है वो देश के राष्ट्र हित में हो सकता है, वो किसी दल के द्वारा ऑपरेटेड संस्थाएं नहीं है, ये समझना होगा। तो इस तरीके की टिप्पणियां जो होती है, ये मैं इनका बिल्कुल खंडन करता हूं। मुझे लगता है इस तरह की टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी चीज, आपको अगर SIR से समस्या थी, आपने पिटीशन दायर करी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी पिटीशन पे सुनवाई करी, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो उनको लगा, जो माननीय बेंच को लगा, उन्होंने वो आदेश पारित किया। कुल मिलाकर के इसके अंदर कहीं भी राजनीतिक रूप से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता आशीष जी, जिसको लेकर के बाद में तर्क वितर्क किया जाए। नहीं, बिल्कुल SIR चुनावी हेरफेर का औजार बन सकता है, ये कहना कहीं से भी कानूनी दिख नहीं रहा है और ये शायद इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई दलील इनकी टिक नहीं रही है। आप सभी ने समय दिया, इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत आभार। त्रिपाठी जी, बहुत आभार आपका। मुन्ना हबीब खान जी, खेमचंद जी और तनुज जी, आप सभी का बहुत आभार। देखिए, वोटर लिस्ट की सफाई, पारदर्शिता, शुद्धता की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस प्रक्रिया से सबसे ज्यादा तकलीफ विपक्ष को हो रही है। उनकी अपनी दलीलें हैं, उनके अपने कुतर्क हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सिरे से खारिज कर दिया है और कपिल सिब्बल की मेहनत हमेशा की तरह एक बार फिर से बेकार होती नजर आ रही है, जो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहने को वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर खड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर वहां पर रिप्रेजेंट करते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में भी, इस चर्चा में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।